औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे आई गेस। ठीक है भाई, बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। पार्ट सी हमने करना है। पार्ट ए बी कर लिया था, पार्ट सी की तरफ बढ़ना है। पार्ट सी हमारा होगा यूज ऑफ डबल एंट्री एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये वाला था ना, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, ये तो कर लिया था हमने। अभी तो ये नई नई रेफरेंस। ये मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर्स तक। हाँ, 6 चैप्टर्स तक आपके बिल्कुल बेसिक हैं, 7 चैप्टर से फिर असल काम शुरू होगा। तो बहरहाल करना तो ये भी जरूरी है। 4th चैप्टर हमारा क्या है? सोर्सेस, रिकॉर्ड्स एंड द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है कैसे पता चल रहा होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से हैं? अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसको मैं एग्जांपल के जरिए अगर समझाती हूँ कि भाई, आप अगर इम्तियाज को कंसीडर कर रहे हैं, इम्तियाज में क्या हो रहा होता है? बहुत सारी गुड्स सेल हो रही होती हैं, तो वो गुड्स मंगाई भी तो जाती हैं। अब गुड्स मंगाई जाती हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि कौन कौन सी चीजें मंगवानी है। तो वो क्या करता है? एक लिस्ट बनाता है, ठीक है? इन्वेंट्री लिस्ट भी कहा जाता है। इन्वेंट्री लिस्ट में वो क्या करता है? नंबर ऑफ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स उसको मंगवाने होते हैं, वो पूरी एक लिस्ट बना लेता है, ठीक है? फिर क्या है? क्वांटिटी में बताता है कितने क्वांटिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क में देखें, मिल्क में आपके पास कितने वाले कार्टन चाहिए, मतलब कितना लीटर वाला चाहिए? कितने लीटर वाले आते हैं? एनी आइडिया? 1 लीटर भी आता है, उससे छोटा पैक भी आता है। तो आपने कंपनी के बारे में भी लिख दिया, कितने आइटम्स चाहिए यहाँ बता दिया, ठीक है? अब फिर आप उसको एक डेट बता देते हो, टाइम बता देते हो कि मुझे कब चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, कब। अब ये लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं, ये लिस्ट जैसे ही आपकी प्रिपेयर हो जाती है, आपको पता होता है कि आपके जो एरिया है या आपके बिजनेस को कौन कौन से सप्लायर सप्लाई कर सकते हैं आपकी गुड्स। तो आपके पास वो पूरी लिस्ट होती है, आप तमाम सप्लायर को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ 4 सप्लायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने क्या बनाई है? परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म। परचेज ये एक तरह का फॉर्म है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये चीजें मुझे चाहिए इस टाइम पे। तो आप तमाम सप्लायर को कर देते हो ये सेंड, परचेज रिक्वेजिशन। अब सप्लायर वन अच्छा। ये इन्वेंट्री लिस्ट बनाई, कौन कौन से आइटम चाहिए थे, कितने क्वांटिटी, किसी की 2 चाहिए थे, किसी की 1, किसी की 3, ठीक है? और कब चाहिए होते हैं, वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स इसमें बता देते हैं। अब ये परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म आप भेजते हो सप्लायर्स को, सप्लायर्स की तरफ से फिर क्या आता है? आपको रिस्पॉन्स आता है। इस रिस्पॉन्स को कहा जाता है भाई कोटेशन। ये किसके पास आएगा? दोबारा से कंपनी के पास आ जाएगा। अब इस कोटेशन में आप रिव्यू करते हो और जिसकी सही लगती है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि रीजनेबल इन चारों में से नंबर 3 सप्लायर की रीजनेबल है, सही आपको लग रहा है, आपके टाइमिंग के हिसाब से दे रहा है और अमाउंट भी वो कंसीडरेशन है, आसान है, ऐसी है कि आप सही जस्टिफाई कर लो। तो आप फिर क्या करते हो? फिर जब कोटेशन आप देख लेते हो, फाइनलाइज हो जाती है, फिर कंपनी की तरफ से सप्लायर को जाती है परचेज ऑर्डर, और जो सप्लाई कर रहा है उसकी तरफ से आपको आएगा सेल्स ऑर्डर, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, आपने परचेज ऑर्डर करा है तो फिर वहां से सेल्स ऑर्डर आया है। ये आपने FA1 में भी पढ़ा होगा। सेल ऑर्डर जब आ जाता है जब होता है ना जब, हाँ, आपने ऑर्डर डन करवा दिया, परचेज ऑर्डर बनवा दिया, वहां से आया सेल्स ऑर्डर। अब फिर जाहिर सी बात है, आप फिर डेट का इंतजार करोगे, डिलीवरी नोट वगैरह जो हो रहा होता है वहां से आता है। जैसे शायद आपने ऑनलाइन भी शॉपिंग करी होगी, तो क्या होता था? डिलीवरी नोट में आपको बता दिया जाता था ये सारी चीजें आ रही हैं।
फिर जब डिलीवरी होती थी आप चेक करते थे और साइन करवा लेते थे, ये सब होता था। तो यहाँ पे भी सेम वही है, डिलीवरी नोट में बता दिया जाता है ये चीजों की डिलीवरी हो रही है। फिर जब डिलीवरी होती है सॉरी, तो मैनेजर क्या करता है, जो आपके इन्वेंट्री मैनेजर है वो सारी चीजों को चेक कर रहा होता है कि हाँ जो लिस्ट में लिखा हुआ है वो सब है या नहीं है। अगर तो होता है तो भाई जो गुड्स रिसीव नोट है वो आपका साइन हो जाता है, फिर वो ले जाता है जिसने इसको सप्लाई करा हुआ होता है। ये हमारे पास कुछ कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आती है। फिर आपने बाद में पेमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है आपको इनवॉइस दी जाएगी, और उसी वक्त पेमेंट हो गई है तो रिसीट आपको मिल जाती है। तो रिसीट की ही एक शक्ल इनवॉइस भी है कि है तो देखो उसमें कैश के बारे में बात, कितना आपने गुड्स खरीदा है, कितने उसकी क्वांटिटी थी, सारी डिटेलिंग। जैसे हम अगर इम्तियाज में भी जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं वॉट एवर, सिर्फ इम्तियाज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुपरमार्ट से हम लोग ज्यादा अवेयर हो गए, ग्रोसरी करने चले गए, कुछ नहीं तो भाई एक आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ही ले ली, कोई जूस ही ले लिया, तो क्या बनता है फौरन से आपको रिसीट निकाल के दे दी जाती है। उस पे लिखा होता है किस डेट पे आपने खरीदा, टाइम क्या था, कौन कैशियर है, क्या क्या है, सब कुछ। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह से देखा होगा, इनवॉइस में पूरी डिटेलिंग है, लेकिन इनवॉइस का मकसद क्या है, आपने डिमांड करी है पेमेंट की, उस टाइम पे नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, एक होते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, आपको पता होता है, वेरी कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है बिजनेस पे। अब इसमें इन्वेंट्री लिस्ट भी हो सकती है, इसमें आपके पास जितने चेक रिसीव हुए वो होते हैं वो भी आपको पता होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टाइम शीट्स हो सकती है डिफरेंट आपके पास, टीम बनी हुई है आपकी, तो उसमें कुछ फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हमारी कुछ टीचिंग से रिलेट भी कर रहे हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। तो स्केड्यूल उनका है, उनकी टाइमिंग्स है, क्योंकि आप अटेंडेंस मार्क कर रहे होते तो उनकी टाइमिंग्स के हिसाब से कितने दिन वो आ रहे हैं, किस टाइमिंग पर आ रहे हैं, इनका जो टाइम है उसी पर आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, वॉट एवर, सारी उनके अटेंडेंस इसी हिसाब से मार्क कर रहे हो। तो हमारे पास कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है, ये वेरी कर रहा है बिजनेस किस टाइप का है। और एक्सटर्नल है जो आप बाहर जाते हुए देख रहे होते हो, ठीक है। जैसे कोटेशन है, परचेज ऑर्डर है, फिर सेल्स ऑर्डर है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को भेज रही है, गुड्स गुड्स रिसीव नोट है जिसमें आप, वो मैंने आपको बताया। अच्छा वो इसमें इसमें नहीं है, जस्ट उन्होंने जो एक से दूसरे के पास जा रहे हैं जनरली जो सामने दिख रहे हैं वो उन्होंने बताया। गुड्स रिसीव नोट है, गुड्स डिस्पैच नोट है, जो डिस्पैच करा रहा है वो ये करेगा, इनवॉइस है, स्टेटमेंट्स है, आपने कुछ बैंक स्टेटमेंट का नाम भी सुना होगा, ठीक है, ये भी एक तरह की स्टेटमेंट है जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के पास जा रही है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या है कि भाई आपके पास डेबिट नोट के दो पर्पस है। फॉर एग्जांपल आपने ये जो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाने के बाद आपने दे दिया था परचेज ऑर्डर, अब ये जब परचेज ऑर्डर चला गया तो फिर आपको याद आया ये कुछ चीजें और ऐड होना बाकी थी। फॉर एग्जांपल आपका पूरा बिल बन रहा था $12,000 का, फिर आपको याद आया यार ये चीज तो मेरी रह गई थी। तो बचाए इसके कि पूरा परचेज ऑर्डर दोबारा से बनाओ, एडिशन करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो जस्ट आपकी 3,000 की गुड्स थी, आपने आपने डेबिट नोट दिया कि भाई एडिशन कर दो इसको मेरे इनवॉइस में, और एडिशन करवा दिया तो जाहिर सी बात है टोटल भी आपका चेंज हो जाएगा, 12,000 प्लस 3,000 कितने हो जाएंगे, 15। तो ये क्या कर रही है, आपके इनवॉइस को इंक्रीज कर रही है। तो डेबिट नोट का एक पर्पस क्या है, डेबिट नोट का एक पर्पस तो क्या है, ये पॉजिटिव इनवॉइस है, यानी इनवॉइस को इंक्रीज करता है, आपके अमाउंट को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, ये रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है, आप इसके जरिए रिक्वेस्ट करते हो कि हमें क्रेडिट नोट इशू करा जाए, क्रेडिट नोट दिया जाए। क्रेडिट नोट अब क्यों यूज हो रहा है, क्रेडिट नोट भाई इसलिए यूज हो रहा है कि जब कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा है, अब देखो मेरे बिजनेस ने सामने वाले बिजनेस से परचेज करा तो मैंने उसको क्या दिया था, डेबिट नोट। फिर दूसरा क्या था, मैंने उसको डेबिट नोट के जरिए रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है, तो उसने मुझे दिया था, मैंने बना के फिर वापस उसको करा। सेम इसी तरह से क्रेडिट नोट मैं दूंगी तो कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करेगी, और ये क्रेडिट नोट क्या है, आपके इनवॉइस का नेगेटिव हिस्सा है।
यानी ये कम करता है इनवॉइस को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3,000 के गुड्स रिटर्न करने होते या वापस करने होते, तो क्या होता, मैं क्रेडिट नोट इशू करवाती, या मैं मुझे लगता कि भाई ज्यादा बिल बन गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं उसको बोलती, तो फिर ये आपका क्रेडिट नोट इशू करा जाता, नेगेटिव कर देता। कुछ पार्ट भी इसका माइनस हो सकता है पूरी की पूरी गुड्स वापस हो जाए, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा। मतलब चेंज ऑफ माइंड की वजह से, या कोई भाई समझ में नहीं आया, हाँ इशू हो गया, बिल ज्यादा आ गया, आपके हिसाब से जो गुड्स होनी चाहिए थी क्वालिटी बेकार है, जो मांगा था वो नहीं आया, आप डिसएग्री हो गए, कोई भी मसला हो गया, रिटर्न कर दिया आपने। ठीक है, तो इस वजह से क्रेडिट नोट क्या करता है, इनवॉइस को कम करता है, या पूरा अगर रिटर्न हो गया तो खत्म कर देगा। और डेबिट नोट के दो रीजंस हैं, एक रिक्वेस्ट करता है और एक इंक्रीज करता है इनवॉइस को। ठीक है जनाब। रेमिटेंस एडवाइस क्या है? रेमिटेंस एडवाइस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जो कस्टमर पे करता है ना, जिस टाइम पे आपने परचेज कर रहे थे गुड्स, अब ये पे कर रहे हो, चेक के साथ आप देते हो, और इस रेमिटेंस एडवाइस में अपनी वॉइस इनवॉइस की सॉरी पूरी डिटेल होती है कि कौन कौन से इनवॉइसेस की पेमेंट आ रही है, कितनी अमाउंट है, ये सारी डिटेलिंग किसमें होगी, रेमिटेंस एडवाइस में। रिसीट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जब आप कैश ट्रांजेक्शन हो रही हो। जब हम पैसे दे रहे हैं। हाँ, इनवॉइस आप जब करेंगे ना तो कस्टमर, अब आप सप्लायर तो आपके कस्टमर आपको देंगे, आप खुद कस्टमर हो तो जाहिर सी बात है आप सप्लायर को दोगे। वो डिलीवरी नोट में वो था जो वो भेज रहा था, हम्म। ये सारी चीजें, और रेमिटेंस में वो है जो हम पैसे दे रहे हैं। ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, एक बार आप डिटेल में पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए। रिसीट क्या है? जैसे हम जा रहे होते हैं, शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हो, हाथ के हाथ रिसीट मिल जाती है, दैट्स इट। तो इनको आप पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई क्वेरी ना रहे। अब अपने पास क्या नोट डाउन रखना है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, इनके फंक्शंस लिखने हैं, और फिर जाहिर सी बात है जब फंक्शंस लिख लेंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि अच्छा इनवॉइस की बात है, हमारे पास इनवॉइस आ रही है, क्या हमने किसी को दी है, आ रही है तो क्यों आ रही होगी, परचेज करा होगा, परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, कौन सी बुक में जाना चाहिए, फिर इस तरह से आप करते हो। हाँ। ठीक है, रीड कर लिया सब, ये सब। हम्म।
ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इनवॉइसेस के बारे में भी पढ़ लिया होगा। एक बार रीड कर लें यहाँ से भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनवॉइसेस में क्या क्या चीजें शो हो रही होती हैं ये हमने भी देखा हुआ है। दोबारा से यहाँ लिखा हुआ है, नेम एंड एड्रेस होता है, डेट ऑफ द सेल होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, क्वांटिटी बताई होती है, यूनिट्स वगैरह के कितने आपने खरीदे हैं, डिटेल्स होती है ट्रेड डिस्काउंट वगैरह की, टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस लिखी हुई होती है, समटाइम्स द डेट बाय विच पेमेंट इज ड्यू। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एनी कैश और सेटलमेंट डिस्काउंट, ये सारी यूजेस ऑफ इनवॉइस वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट नोट के बारे में मैंने आपको बताया था, वही है कि क्रेडिट नोट क्या करता है, आपकी इनवॉइस को कम करता है या खत्म कर देगा। अगर तो पूरा ही आपने वापस करवा दिया, रिटर्न हो गया, नहीं समझ आया, आपने जितना गुड्स खरीदे थे वापस कर दिया, तो वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस वजह से कहा जाता है या तो कुछ पार्ट उसका या पे फुल ये कंप्लीट खत्म कर देगा। ठीक है भाई। ओके, फिर जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जितने सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे कौन कौन से थे, तो फिर हमारा दूसरा सफर होता है, किसका होता है भाई, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का। कैसे पता चलता है, सबसे पहले आप देखते हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ये पूरा सफर कैसे होता है मैं आपको पूरी एक चार्ट बना के बता देती हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, कैसे पता चल रहा होता है भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो कि अभी हमने पढ़े। सोर्स डॉक्यूमेंट जब आप चेक कर लेते हो, अच्छा जी इनवॉइस आई है कि आपके पास चेक्स रिसीव हुए हैं, गुड्स रिसीव नोट है, क्या है, तो आप उसे देख लेते हो। फिर इसके बाद जाते हो कहाँ, रिकॉर्डिंग पे। कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहले सबसे प्राइमरी रिकॉर्डिंग होगी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है, एनी आइडिया। हम्म। एक बता रही सेल्स डे बुक, सेल्स परचेज। डे बुक, ठीक है। और कौन सी आएगी भाई, आपके परचेज डे बुक। और तो क्रेडिट पर खरीदा होगा उसको भी तो नहीं ये दोनों क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। पता। क्योंकि आप सेल्स करते हो क्रेडिट पे, तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, सेल्स डे बुक में। जितनी रिटर्न होगी कहाँ रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न डे बुक में। इसी तरह क्रेडिट पे परचेज करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड होगी, परचेज डे बुक में। और जितना रिटर्न होगा कहाँ रिकॉर्ड होगी, परचेज रिटर्न डे बुक में। जब हम गुड्स परचेज करेंगे, जब हम गुड्स सेल करेंगे, क्रेडिट के बारे में बात होगी, तो इन चारों का जिक्र आएगा। कलेक्टिवली ये दो हैं। और अगर हम इसको ओपन अप करते हैं, तो आप रिटर्न को अलग कर देते हो और नॉर्मल बुक्स को अलग कर देते हो। तो ये चारों आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में होता है, सिर्फ गुड्स के बारे में। इसके बाद आ जाती है भाई आपके पास कैश डे बुक। ठीक है, तो अभी हमने तीसरी बुक पढ़ी है। कैश डे बुक में बेटा दो बातें आ जाएंगी। कौन कौन सी ये होगी आपके पास, कैश रिसीव डे बुक, जितनी रिसीविंग होगी कहाँ होगी, यहाँ होगी, कैश रिसीव डे बुक होगी। और दूसरी क्या होगी, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट डे बुक। ठीक है भाई। फिर कौन सी आ जाएगी, पेटी कैश आ जाएगी, पेटी कैश डे बुक। और लास्ट वन इज जर्नल्स। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक को हमने डिस्कस कर लिया। कैश डे बुक क्या है भाई, सिंपली जितनी आपने पेमेंट करी है तो कैश पेमेंट डे बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, कितनी जितनी आपने रिसीविंग करी है कैश रिसीव डे बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर पेटी कैश क्या है,
चंदा शुभ कम अमाउंट। हाँ ठीक है। तो अपना जो बिजनेस है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ इतनी अमाउंट रखता है जो उस महीने के हिसाब से उसको रिक्वायर्ड है। उसको पता होता है उसका कितना खर्चा है, एम्प्लॉयज के चाय पानी का, या कोई कस्टमर आ जाता है, या कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस करवाना है, कोई बल्ब खराब हो गया, कुछ आपका बटन खराब हो गया, तो ये छोटा मोटा आपका मेंटेनेंस का है। इतना पैसा अपने पास उस टाइम पे रखता है कि उसका उस महीने का गुजर बसर आसानी से हो जाए। ये हिसाब किताब कहाँ होगा? पेटी कैश में, पेटी कैश डे बुक में। फिर जर्नल में क्या आएगा? जर्नल्स में क्या आ जाता है? डेट कम हुई है सेल। दोबारा बताएगा? मैं समझी नहीं, दोबारा से एक बार बताएगा। सेल या परचेज कब हुई है तो वो सेल्स और परचेज, तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट की बात कर रही हो। ये अपनी वो ये कैलकुलेशन है ना, एंट्री है जर्नल। जर्नल्स भी एक बुक है, और जो इसमें बनाते हैं वो जर्नल एंट्री कहलाती है। जर्नल जर्नल एंट्री जो होती है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, सबसे पहले आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है। फिर आपने लेजर या आपने एंट्रीज बनाता हुआ देखा होगा, तो जर्नल्स में वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो इन इन यहाँ यहाँ तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, यानी सब पे जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है वो सब जर्नल्स में रिकॉर्ड होंगी। तो भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपने जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हुए देखा, बाकियों में नहीं? नॉन करंट एसेट आपने परचेज करा था, क्या ऊपर कहीं रिकॉर्ड करा? नहीं। लाइबिलिटीज कहीं रिकॉर्ड करी? तो नॉन करंट से हम परचेज में भी नहीं लिखेंगे। परचेज में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो हमने यहाँ परचेज डे बुक में और सेल्स डे बुक में क्या बात करी थी? सिर्फ गुड्स के बारे में बात होगी, सिर्फ गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होती है? जिसका कारोबार कर रहे हो। बाकी नॉन करंट एसेट जर्नल्स में जाएंगे हम। कोई आपका एक्सपेंस है वहीं रिकॉर्ड होगा, तो ऊपर जितनी भी चीज आपने रिकॉर्ड नहीं करी है वो जर्नल्स में आएंगी। फिर इसके साथ एरर्स भी होते हैं, एरर्स को भी कहाँ करेक्ट करा जाता है? जर्नल्स में। जर्नल वाउचर क्रिएट करा जाता है, एक पेज डेडिकेट करा जाता है, एरर्स को फिर रेक्टिफाई करा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 5 बुक्स हैं कलेक्टिवली। और अगर हम इसको ओपन अप करते हैं तो इस तरह से आता है। सेल्स डे बुक को जब मैं ओपन अप करूंगी तो 2 बुक्स दिखेंगी, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। इसी तरह परचेज डे बुक को ओपन अप करूंगी तो 2 बुक्स दिखेंगी, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। कैश बुक को ओपन अप करूंगी तो 2 बुक्स दिखेंगी, कैश पेमेंट डे बुक, कैश रिसीव डे बुक। तो ये कितनी हो गई? 6 बुक्स तो यही हो गई। 7वीं आपकी पेटी कैश हो गई, 8वीं फिर आपके पास जर्नल्स हो गई, तो टोटल आपके पास 8 है। इसको हम ओपन अप करके देखेंगे तो 8 है, कलेक्टिवली देखेंगे तो 5 है। ठीक है। जब आप बुक्स ऑफ प्राइमेट्री में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो सफर आता है हमारा आगे, जो हमारी दास्तान बढ़ती है वो लेजर्स की तरफ जाती है। फिर आपने देखा होगा हर एक का लेजर बन रहा होता है, कैश का, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट्स पेबल का। ठीक है। अब ये अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल का जो बन रहा है ये कंट्रोल लेजर होता है। कौन सा लेजर होता है उधर? कंट्रोल। कंट्रोल लेजर और जर्नल लेजर में क्या फर्क है? कोई फर्क है कि नहीं है? कंट्रोल लेजर और जनरल लेजर। बाकी सब में मैंने जर्नल लेजर की बात बात करी, तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल क्यों? तो कंट्रोल में वो कंट्रोल में क्यों आ रहा है? कोई और भी बात छुपी है इसमें? क्योंकि हम जितने भी क्रेडिट पे परचेज और सेल कर रहे हैं, ये 2 बुक्स में हमने पढ़ा था। तो भाई हम क्या कर रहे होते हैं उनके साथ, जितने आपके क्रेडिट कस्टमर्स हैं और जितने आपके क्रेडिट सप्लायर्स हैं, उनकी इंडिविजुअल भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उनके इंडिविजुअल भी लेजर्स मेंटेन करे जाते हैं। उन लेजर्स का जो टोटल है, यानी इंडिविजुअल कस्टमर्स, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, ABCDEF बहुत सारे होंगे, इसी तरह सप्लायर्स भी बेशुमार होंगे। अब आपने टोटल करा कि भाई टोटल हमारी कितनी सेल है, टोटल कितना रिटर्न है, टोटल कितना आपने डिस्काउंट किया है, टोटल कितना डिस्काउंट आपने लिया है, ये सारी आपकी टोटल जो है कंट्रोल में जाती है। वो
काम वही जर्नल लेजर की तरह करता है, कुछ अलग नहीं है। एंट्री भी किसका पार्ट होगी, आपकी कंट्रोल का पार्ट होगी, जर्नल लेजर जैसे आपका एंट्री का पार्ट होता है ना, वैसे ही। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के जितने, अब फॉर एग्जांपल मैंने परचेज करा उजैर से, अली से, सुभान से, फहीम से, ये सारे मेरे सप्लायर्स हैं, सॉरी। अब सप्लायर वन से मैंने फॉर एग्जांपल माल खरीदा था 2 लाख का, आपसे माल खरीदा 1 लाख का, दूसरे से माल खरीदा कितने का भाई, 1 लाख का, चौथे से माल खरीदा फिर 1 लाख का, तो कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 लाख टोटल कहाँ दिखेगा मुझे, कंट्रोल अकाउंट में। आपकी इंडिविजुअल अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो एंट्री का पार्ट नहीं होगा। एंट्री किससे बनेगी, 5 लाख की टोटल से। यानी मैंने परचेज करा 5 लाख का माल, तो परचेज क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 5 लाख से रिकॉर्ड होगा, कंट्रोल भी हो ही जाएगा। ठीक है। फिर रिटर्न हुआ, किसी को डिस्काउंट मिला है, किसी ने रिटर्न कर दिया है, कितनी पेमेंट आई है वो आपके इंडिविजुअली भी मुझे पता चल रहा है, टोटल करूंगी कंट्रोल में जाएगा। तो टोटल और इंडिविजुअल दोनों मैच होने चाहिए, ये भी रिकंसिलेशन में आपने पढ़ा होगा। पार्ट सी पूरा है से, FA1 में पूरा ये पार्ट सी से है, जिसमें आपने सेल्स डे बुक के बारे में पढ़ा होता है, परचेज डे बुक के बारे में पढ़ा होता है, फिर चैप्टर 16 में आपके पास कंट्रोल लेजर आता है, तो फिर आप रिकंसिलेशन सीख रहे होते हो, तो ये पूरा वहां पर आ रहा है। ठीक है भाई। देन लेजर्स की बात कहाँ जाती है, बात ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में से फिर आगे बात बनती है, फिर जाते हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी तक आपने 2 तरह के स्टेटमेंट्स ही पढ़े होंगे, कौन से 2 तरह के पढ़े भाई, बैंक स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, वो तो आपके पास एक अलग स्टेटमेंट आता है। आपने कितने बनाए, ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेटमेंट्स में हो जाती हैं चीजें। आपने अभी तक कितने FA1 FA2 में कितने पढ़े थे, 2 ही पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 2 स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स का जिक्र FA1 FA2 में हुआ है, और ये यहां तक आपने बनाना सीखा होता है। अब जितना आगे बनेगा वो आप आगे पढ़ते जाएंगे, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप सीखेंगे फिर, और चेंजेस इन इक्विटी भी समझेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया, इरेज कर दूं क्या, अच्छा। अच्छा जी, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और ये पूरी लिस्ट है, ABCDEFG, जी तक है, सॉरी एच नहीं है, 8 हैं, और ये 8 के 8 मैंने आपको बता दी हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट किस बुक ऑफ प्राइवेटी में जाएगा, डॉक्यूमेंट का क्या उसका एम है, क्या उसका पर्पस है, फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए अगर गुड्स रिसीव नोट है तो फंक्शन क्या है, किस बुक ऑफ प्राइवेटी में जाएगा, लेजर भी कौन सा बनेगा। ठीक है भाई। अच्छा, किस तरह बनाते हैं, सेल्स डे बुक है, सबसे पहले डेट आएगी, अच्छा कस्टमर्स की डिटेल्स आती हैं, इनवॉइस की डिटेल्स आएगी और अमाउंट। फिर इसको अगर हम मजीद एनालाइज करना चाहते हैं तो आ जाता है, टोटल तो इनवॉइस है, इसमें अगर टैक्स है तो वो एक्सक्लूड करके नेट आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है। जैसे आप इन्होंने अपने ही सेल्स को एनालाइज करा कि टोटल सेल तो इनके पास इतनी हो रही है, इन इन अमाउंट से हो रही है, इसमें कितनी बूट्स की वजह से है, कितनी शू सेल की वजह से है। तो आप अपनी अपनी जो सेल है इसको एनालाइज कर रहे होते हैं। अब ये एनालाइज डिफरेंट रीजन से भी करा जा सकता है कि भाई, अगर मैं इम्तियाज की बात ही करूं दोबारा से, तो इम्तियाज अपनी सेल को एनालाइज करना चाहेगा, क्यों, रीजन, स्टॉक मंगवाने के लिए। स्टॉक मंगवाने के लिए।
अब आपको पता चल जाएगा एनालाइज करने के बाद कि आपको क्या क्या चीजें मंगवानी है। दूसरा, एक्सपायरी वगैरह देखने के लिए स्टॉक एनवायरनमेंट। एक्सपायरी देखने के लिए आर यू श्योर कि हम एक्सपायरी के लिए अपनी सेल को एनालाइज करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर। नहीं, मैं जस्ट आपको सेल की बात कर रही हूँ कि सेल को आप एनालाइज क्यों करना चाहोगे कि भाई मेरी इस वजह से सेल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया कि मेरी टोटल सेल अगर तकरीबन 15,000 के करीब है, तो इस 15,000 में बूट की सेल कितनी है, शू की सेल कितनी है। तो आपको अगर मैं इम्तियाज की एग्जांपल दूं, अब इम्तियाज क्यों चाहेगा कि उसके पास अगर बहुत सारे चिप्स रखे हुए हैं, तो लेस कितने गए, दूसरे आपके कंपनी के कितने गए, ये एनालाइज क्यों करना चाहेगा? एक तो डिमांड का नहीं पता लगेगा। डिमांड का पता चलेगा, एग्जैक्टली exactly, कि अब आपको डिमांड जिसकी लगेगी आप उसको मंगवाना चाहोगे या जिसकी डिमांड नहीं लगेगी उसको मंगवाओगे। ठीक है। और वही जो एक तो आगे आगे स्टॉक खत्म होगा तो। स्टॉक खत्म होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डिमांड भी होगी तो आप उसको खाली हाथ नहीं रहने दोगे, मंगवा लोगे। और कुछ, अगर ये आप अपने, चलो इम्तियाज तो एक ऐसा था, चलो हमने उसको भी देख लिया कि हाँ, इम्तियाज अगर जिस तरह का बिजनेस है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट को अपने पास लाके बेच रहा है, इससे उसको डिमांड भी पता चल गया। अगर आपकी कोई कंपनी हो, आप कोई शॉपकीपर हो, आप क्यों एनालाइज करोगे? हम दूसरों के एतबार से भी देखेंगे, खुद अपने आप पे रख के भी देखेंगे कि आप बिजनेस हो। एग्जाम्पल, आपका शू बिजनेस है और आपने अपनी इस सेल को एनालाइज करा है कि कौन सी चीज आपकी सेल हुई है, बूट कितने सेल हुए हैं, शू कितने सेल हुए हैं, क्यों? रिकॉर्ड भी रखेंगे ना परसों कितने में। रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन इसको एनालाइज क्यों करा जा रहा है? रिकॉर्ड रखते काफी नहीं था। मतलब प्रॉफिट वगैरह भी हो रहा है या नहीं। ठीक है। और कुछ, और क्या मतलब। डिमांड आप जान लेते हो कि भाई कौन सी चीज ज्यादा जा रही है, कैसे ये नहीं पता चल रहा होता है कि आजकल जो नई नई प्रोडक्ट्स आपके पास आई हैं, इसमें मुझे कोई नई ऐसी चीज लानी चाहिए कि लोगों की अटेंशन मेरे पास ग्रैब हो। ठीक है, तो आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हो तो आप उसको भी तो चेक करते हो कि उसकी सेल कितनी परसेंटेज में आ रही है। आपने इसको लॉन्च करा, आपकी प्रोडक्ट आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, क्या उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई, नहीं हुई? पिछले साल अगर उसकी 5% थी, अभी अगर 5% है तो क्या होगा, सेम है। भाई चेंज क्यों नहीं आ रहा? प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी पैकेजिंग अच्छी है, तो फिर क्या मसला है? आप एनालाइज इस वजह से भी करते हो कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करी है क्या वो वाकई क्वालिटी वाइज अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं अच्छी है। साथ साथ फिर डिमांड भी आपको पता चल रही होती है, मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जब आप कर रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो, तो आप वो पे प्रोडक्ट ले रहे होते हो। हम ऐसी प्रोडक्ट्स को खरीदते और बेचते हैं जो प्रॉफिट कमा के दे, ना कि जो हमारी सिर्फ जगह को कंज्यूम करके रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप क्या करते हो, अपनी सेल्स को भी एनालाइज करते हो और परचेज डे बुक को भी, परचेज को भी सॉरी एनालाइज करते हो। अब परचेज में हमने सेम ऐसे डेट आ गया आपके पास, इनवॉइसेस के बारे में आ गई डिटेल्स वगैरह, सप्लायर्स के बारे में आ गई, टोटल आ गया। अब आप देखो, इसको हम टैक्स में भी अलग कर सकते हैं। टैक्स एक्सक्लूड कर देंगे तो नेट टैक्स आ जाएगा, नेट से जो नेट प्राइस आ जाएंगे वो। दूसरा क्या है, मजीद इसको और एनालाइज इस तरह से करा जा सकता है कि देखो हमने परचेज तो करा है, अब बहुत सारी चीजें परचेज करी, इनमें से कौन सी आपके गुड्स के हवाले से, कौन सी डिफरेंट चीजों के हवाले से, तो वो भी आप इस तरह से एनालाइज कर लेते हो। क्लियर है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, पता तो होना चाहिए, आपकी जरूरतें जितनी है उसी हिसाब से हो रहा है कि हद से ज्यादा आप फजूल जगहों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर सेल्स रिटर्न भी सेम इसी तरह से बनेगा और परचेज रिटर्न का भी सेम इसी तरह से होता है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है। सेल्स रिटर्न तो था जो। जो क्रेडिट पे सेल हुई थी ना, आप कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न डे बुक में आएगा। सेम जब आपने क्रेडिट पे परचेज करा था और समझ में नहीं आया, सही नहीं लगा, वॉट एवर जो रीजन था, आपने वापस कर दिया, तो आप क्या लिखोगे इसको, परचेज रिटर्न।
और कैश बुक का यही है कि आपने जितनी रिसीविंग करी, जितनी पेमेंट करी, कहाँ आ जाएगा भाई, कैश डे बुक में। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए? अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल आ रही है कैश बुक से रिलेटेड। At the beginning of 1st September, Robin Plenty had $900 in a bank. During 1st September 2007, Robin Plenty had the following receipts and payments. अब यहाँ कुछ आपके पास रिसीविंग्स है और कुछ पेमेंट्स के बारे में बात होगी। आपने पढ़ना है और ध्यान देना है कि कितनी रिसीविंग है, कितनी आपकी पेमेंट्स है, और इसको कहाँ डालना है आपने, कैश बुक में। अब कैश बुक का मतलब क्या है, एक साइड पे रिसीविंग होगी तो दूसरी साइड पे पेमेंट होगी। आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आप जस्ट ये ऊपर वाली चीज देख के एक फॉर्मेट बना लें। आपकी रिसीट्स में क्या क्या चीज आएंगी, डेट आएगी, नैरेटिव में उसके बारे में लिख दिया जाएगा कि आपने पेमेंट रिसीव करी है कि पेमेंट पे करी है किसी को, टोटल कितना है। ये थी रिसीविंग के बारे में। सेम इसी तरह आपके पास पेमेंट के हवाले से भी बनेगी। तो ये सवाल मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ कि आप उसको खुद से करें। फॉर्मेट देख लें, डेट है, नैरेटिव, टोटल। बस जहां जहां आपको लग रहा है कि रिसीविंग है तो कैश रिसीव डे बुक में रिकॉर्ड होगी, जहां जहां आपको लग रहा है कैश पेमेंट है तो कैश पेमेंट डे बुक में रिकॉर्ड होगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक है? बैलेंस बीडी और फिर वो उसका रेंज। नहीं, ये लेजर नहीं है। बैलेंस बीडी नहीं आएगा, हाँ टोटल आप जरूर निकालोगे। जस्ट लाइक आपने यहाँ पे पूरी चीटिंग नहीं करनी है, हमने जस्ट थोड़ा सा देख लेना है कि यहाँ पे आपके पास टोटल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ रहा है, तो इन्हीं असबाब से आ रहा है टोटल कितना रिसीव हुआ है। किन किन से हुआ है आपको उसमें पता चल जाएगा, जिन जिन से भी हुआ है आप लिखें करें। इसी तरह टोटल पेमेंट्स भी आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, हमारी टोटल पेमेंट्स इतनी है, फिर ये टोटल उठ के फिर लेजर्स में जाते हैं। इस तरह से हो रहा होता है। तभी जस्ट आपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री की बात करनी है, टी अकाउंट को नहीं देखना। बुक ऑफ प्राइम एंट्री का फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है कैश रिसीव डे बुक का। और कैश पेमेंट डे बुक का भी सेम इसी तरह से कि डेट आएगी, नैरेटिव आएगा, टोटल। अब जितनी भी रिसीविंग है कौन से हिस्से में आएगी, कैश रिसीव डे बुक में। ये टी अकाउंट नहीं है, जस्ट आपके पास एक लिस्ट है। दूसरा पेमेंट डे बुक। ठीक है, तो कैश बुक में दो हिस्से होते हैं, एक रिसीविंग के लिए, एक पेमेंट के लिए। रिसीविंग में पेमेंट की बात नहीं आएगी, पेमेंट में रिसीविंग की बात नहीं आएगी। इसका टोटल आ गया। फिर बस आप, उसमें फॉरवर्ड। नहीं फॉरवर्ड नहीं करना। ये तो FA1 से रिलेट कर रहा है, आपका FA2 में भी इस तरह से है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें इतनी ट्रांजैक्शन है ए से लेके एम तक। इनको अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी आपने रिसीविंग करी है, कितनी पेमेंट करी है। रिसीविंग रिसीव डे बुक में, पेमेंट पेमेंट डे बुक में, बस।
गड़बड़ हो गया वो। अच्छा ये जो विड्रॉल वाला है, जो हमने बैंक से लिया है, ये दोनों इसमें में आया है। $100 इन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। अब ये आप बताओ किसमें आएगा। रिसीव में तो आएगा। आप बताओगे। देना भी तो पड़ेगा। ये आप बताओगे। कोई मसला नहीं है, गड़बड़ होती भी है तो ये तो हमारी लर्निंग है ना। आपने क्या करना है, जैसे सारे बच्चों को बोलती हूँ, आपने भी मिस्टेक बुक बनानी है। आपने क्या कंसीडर करके इसको लिखा था और एक्चुअली क्या है हम देख लेंगे। हो गया दोनों रिसीविंग और पेमेंट का। कोई मसला नहीं है, ये कौन सा हमारा करोड़पति चल रहा है। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं रिसीविंग। बीडी बैलेंस आपके पास 900 आ रहा था। यहाँ टी अकाउंट नहीं है, बीडी तो तब भी आ रहा है ना। ये क्या कर रही पहले का जो बच्चा था वो तो इस बार आपका आएगा ना। है? कुछ कहा था? बीडी बैलेंस कहाँ था। ये तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी। वो चलो कोई मसला नहीं है, बाकी सब एक्यूरेट होना चाहिए। ये मेरी मिस्टेक है। कैसे है, और आपने मिस्टर हे से, बीन से और सीड है कोई ना भाई, इन लोगों से लिया है। लोन भी लिया है, कैश सेल भी हुई है, और आपने नॉन करंट एसेट भी सेल करा है। ऐसा ही हुआ है। हाँ, ये पता है। 900 नहीं आना चाहिए, बाकी आपका पूरा कितना आ रहा था आपका। विड्रॉ वाला भी इसमें लिखा है, जो 100 है। ठीक है, तो मिस्टेक मेरी यहाँ थी कि मैंने पूरी स्क्रीन नहीं शो कराई है। बस ये 900 का डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन आपने विड्रॉ भी यही डाल दिया है। फिर क्या करा है आपने। पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिस्टर की को और हेयर और टेलीफोन, गैस बिल पेटी कैश के नाम पे आपने पे करा था। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट करनी थी तो आपने बैंक से निकाला और पे कर दिया। ठीक है, क्योंकि पेटी कैश में देखो, पेटी कैश का हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल $5,000 पूरा होना चाहिए। अब आपने इसमें अगर ज्यादा ही आपने खर्च कर लिया है, या आपका फॉर एग्जाम्पल 3,000 खर्च हो गया है, 2,000 बचे हैं, तो कितना ऑनर होना चाहिए, 3,000। बैंक से निकालोगे सिंपली इसमें चला गया, तो पेमेंट भी आपके पास इसी में आएगी। ठीक है जनाब, पेमेंट के लिए रखा था। फिर आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि भाई इतना इतना आपका पेमेंट। ठीक है, आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। रिसीट्स के बारे में आपने पूरा इसी तरह से कर लिया। रिसीबल के लिए कितना था, कैश सेल्स कितनी है, और अदर आपके पास सेल के क्या अमाउंट थी। एक्चुअली ये बनता है पूरा। हमने जो ऊपर करा था वो एक हिस्सा था जिसमें टोटल के बारे में बात हो रही थी, ना कि क्रेडिट सेल के बारे में कि भाई जब आपने क्रेडिट सेल की कैश पेमेंट रिसीव कर ली है तब आपने कितनी कितनी रिसीव करी है, और एक्चुअल कैश सेल हुई है वो कितनी है। और अगर आपने सेल करा था नॉन करंट एसेट, उसकी वजह से कितना आया, तो वो हमने ऊपर नहीं करा था, यहाँ आपने करा। ये इस तरह से प्रॉपर बनती है, जिसमें डेट आती है, नैरेटिव आ जाता है। तो मैं ये कहूंगी, ये एटलीस्ट आप घर जाके 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपको भी अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्योंकि ये लेजर हम बना लेते हैं, लेजर हम यूज टू हो चुके हैं बनाते बनाते, लेकिन हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री को इतना आसानी से नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमने करा ही नहीं होता ज्यादातर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कर लीजिएगा। फिर टोटल आपके पास इतना अमाउंट बन रहा था, ये टोटल ऊपर भी बन रहा होगा, इसको एनालाइज करा के भाई हमारी क्रेडिट सेल से कितना कलेक्शन हुआ, एक्चुअल हमारी कैश सेल कितनी थी, और अगर किसी और रीजन से आपने रिसीव करा है, जैसे नॉन करंट एसेट के बारे में बात थी, तो आपने कितना रिसीव करा है। क्लियर है। सेम इसी तरह से पेमेंट को भी आप क्या करते हो, एनालाइज कर लेते हैं। टोटल आपके पास इतना ही आ रहा था, इसमें से आपका क्रेडिट परचेज की वजह से कितना था, पेटी कैश के ऊपर कितना था, और कोई एक्सपेंस है तो उसके कितने आ रहे थे। क्लियर है। ये भी ये भी सेम ही है और सेम है, बस एनालाइज कर रहा है। वो अलग अलग। एनालाइज कर रहा है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट
ये आपने चैप्टर 11 में FA1 में पढ़ा होगा, FA2 में भी थोड़ा बहुत जिक्र है इसका। रिकंसिलिएशन तो अलग है ना। ये वही है, बैंक। बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? आपको आपकी जितनी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, देखो ज्यादा मेजर पार्ट जो है कैश का वो हमारे पास नहीं होता, वो बैंक के ही पास होता है। अब बैंक के थ्रू हम रिसीविंग भी कर रहे हैं, बैंक के थ्रू हम पेमेंट भी कर रहे हैं, हमारा और उनका फिर भी क्यों बैलेंस चेंज आता है? रीजंस होते हैं उसके। टाइमिंग का रीजन, कोई एरर हो गया, या उन्होंने, हाँ, चेक बाउंस हो गया, वेरी गुड, या ओमिट हो गया, कोई चीज नहीं रिकॉर्ड हुई, तो वो हमें याद दहानी करवाने के लिए मंथली या वीकली, अब वीकली हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी, वरना मंथली आता है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को देख देख के ये काम हो रहा होता है। अब मेरे पास आ रही है बैंक स्टेटमेंट, साथ साथ मैंने भी अपनी रिकॉर्डिंग करी है कि हाँ, मैंने बैंक के थ्रू इतनी पेमेंट करी है, इतनी रिसीविंग करी है। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, फिर चेक करते हो, और जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी तरफ ये रिकॉर्डिंग है, इनकी तरफ रिकॉर्डिंग नहीं है, इनकी तरफ रिकॉर्डिंग है, मेरी तरफ नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है कैश स्टेटमेंट में, कैश बुक में, ये कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री वाली नहीं होगी। जब बैंक की वाली बात आएगी तो वो वाली बुक नहीं आएगी, बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं। वो एक स्टेटमेंट होगा जो सिर्फ बैंक को देख रहा है बस। और बैंक स्टेटमेंट कौन सी है? जिसमें सिर्फ अपने बारे में बात है कि बिजनेस ने हमारे हमसे इतनी पेमेंट करवाई और इतनी पेमेंट रिसीव करी है, बस ये दो स्टेटमेंट। बाकी कैश बुक एक अलग बुक है, जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, दोनों को मर्ज नहीं करिएगा, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बहरहाल, जब आती है बैंक स्टेटमेंट तो हम भी अपनी कैश बुक को उठा लेते हैं और देखते हैं, दोनों सिमिलर आइटम्स को टिक टिक कर दिया। जो सिमिलर नहीं है, फिर आप देखते हो कि कहाँ मसला आ रहा है, आप अपने पास चेक कर रहे हो। तीसरी स्टेटमेंट नहीं बनती है, फिर इसको रिकंसाइल करा जाता है। हम्म। फिर रिकंसाइल करते हैं, अच्छा मेरी तरफ से एंड था कि उनकी तरफ से था, अब क्योंकि चार्जेस वगैरह डिडक्ट हो गए, मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो पेमेंट कर दी, मैंने अपने पास से माइनस कर दिया था, उसने पेमेंट नहीं करी थी, क्योंकि क्लियरेंस में टाइम हो सकता है, आपकी क्लियरेंस में टाइम, अब कोई पे चेक दिया ही तब था जो वीकेंड था या मंथ एंड था या ईयर एंड था, तो वो क्लियरेंस में टाइम लगेगा। अब ऐसा भी हो सकता है वीकेंड पे जा रहे हैं हम, वीकेंड पे तो वैसे ही काम नहीं होता है, बस उन्होंने रिसीव कर लिया, अब जब ओपन होगा तो नेक्स्ट वीक में जाके होगा। अब नेक्स्ट वीक में न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, आपने तो अभी से इसको डिडक्ट कर दिया था, क्योंकि वो आपकी जनवरी की क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन थी, आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फिर भी बैंक स्टेटमेंट में आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई क्लियरेंस में टाइम होता है। ठीक है जनाब। तो ये फिर आप रिकंसाइल करते हो पूरा, फिर आ जाता है पेटी कैश, जो कि हमने पढ़ा था। क्यों होता है, किस लिए होता है? छोटे मोटे खर्चों के लिए, इसको जस्ट अच्छे से रीड कर लें। और आप हर बार क्या करते हो, टॉप अप करते रहते हो। टॉप अप का मतलब है 2,000 खर्च हो गए, 3,000 वापस आपने डाल दिए, टोटल इसमें 5,000 होने चाहिए। तो आपने कहा 3,000 खर्च हो गए, सॉरी 2,000 बचे, कितना टॉप अप करें? 3,000 का, और जाहिर सी बात है। ये पूरा सिस्टम इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है, जिसमें हर महीने एक सेट प्राइस रखा जाता है। और ये हर बिजनेस वेरी कर रहा होता है कि मेरी नीड अगर 10,000 है तो मैं 10,000 पेटी कैश में रखूंगी, किसी और सी बिजनेस की नीड है 5,000, वो 5,000 रखेगा, बी बिजनेस की नीड है क्या कहते हैं 4,000, वो 4,000 रखेगा, वेरी कर रहा है। ये कम से कम इतने पैसे रखने को इतना रखता है कि, हाँ, इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है तुम्हें अपनी गुजर औकात के लिए इतना पैसा हर महीने अपना रखना है अपने पास। ये ऐसा सिस्टम है। अब वो खत्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 4,000 है, 1,000 खर्च हो गया, तो तुम्हें कितना और डालना है? 1,000 ही हर महीने, वो कहता है सिस्टम कितना होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर 10 है FA1 में। ठीक है भाई, और बनेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उसमें काम करा था। पेटी कैश का मतलब ये नहीं कि बुक अलग तरीके से रिकॉर्ड हो, कोई अलग इसके
फूल पत्तियां निकल कर आ जाए, कुछ हो जाए, नहीं, रिकॉर्डिंग वैसे ही होगी। बस यहाँ स्मॉल अमाउंट की होती है, वहां आपको अच्छी खासी अमाउंट दिख रही होती है, दैट्स इट। फिर इम्प्रेस सिस्टम में क्या कहा था, वही वाली बात है कि अगर वो कह रहे हैं टोटल 250 होने चाहिए, तो आपने कितना खर्च कर दिया, कैश स्टिल हेल्ड इन पेटी कैश 195 है, तो बताओ कितना ऐड करोगे 250 हो जाए, आप कहोगे 55। इतना ही खर्च हुआ है तो इतना ही डालोगे। सही है। तो इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर महीने का आपका सेम होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप 6,000 डिजर्व करते हो कि हर महीने इतना हो, तो हर महीने भले ही किसी महीने में कम हो रहा है, किसी महीने में ज्यादा हो रहा है, आप एक सेट कर लेते हो, अच्छा, आपकी सारी नीड्स को देखते हुए। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल आ रही है, इसमें आपने देखा टोटल कितना बन रहा था, बहुत सारी चीजों का, तो आपने इस तरह से कर लिया कि, अच्छा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। स्टेट विच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड बी एंटर्ड, आपके पास ए से लेके एच तक है। अब यहाँ डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। योर बिजनेस बेस, ए ब्राउन द सप्लायर, $450। कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होना चाहिए, आप बताओगे। यू सेंड डी स्मिथ अ कस्टमर एन इनवॉइस, क्यों करा, किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ए से एच तक पढ़े और जल्दी से मुझे बुक ऑफ प्राइम एंट्री के नाम लिख लिख के दें कि ए ट्रांजेक्शन को कौन सी बुक ऑफ प्राइमेटी में रिकॉर्ड होना है, बी को किस बुक ऑफ प्राइमेटी में, सी को किस में, डी को किस में, ई को किस में, सारी। परचेज के वो वगैरह में तो क्रेडिट आता है ना। आपके तो इम्तिहान है ये।
ओके, नाउ लेट्स चेक। ए, कैश 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 बुक, ठीक है। बी, सेल्स हम्म, सेल्स गेम वेरी गुड। सी, पेटी कैश। पेटी कैश, वेरी गुड। डी, ये डाउट तो जनरल लग रहा है। यू रिसीव एन इनवॉइस, इनवॉइस किस में रिसीव करते हैं? इनवॉइस की कहानी आती है। इनवॉइस होता क्या है? क्रेडिट मतलब हाँ, तो आप इसमें तो ना मेंशन किया हुआ है जो हमारा कस्टमर है सप्लायर। मेंशन नहीं करा है तो आपको एक बात बता रहा है। यू रिसीव क्या लिखा है भाई? यहाँ लिखा हुआ है यू रिसीव एन इनवॉइस। रिसीव क्यों करोगे इनवॉइस? आपको इनवॉइस कब मिलती है? पैसे देने हैं। इनवॉइस का मतलब क्या है? आपसे डिमांड कर रहा है पेमेंट की। आप खुद से डिमांड क्यों करेगा पेमेंट की? खरीदा होगा, अच्छा परचेज। चैनल। ठीक है, ये क्योंकि हर चीज आपको खोल खोल के नहीं बताई जाएगी। लफ्जों में बहुत सारे मायने होते हैं, इन मायनों को ही समझना है। ऊपर में भी क्लियर था ना हम्म। जो ई कैश है ये तो अभी हमारे पास ये छोटा सा एग्जाम्पल है ना, तो फाइनल में आता है ऐसे ही। मैं समझा ये, मैं समझा वो, तो वो बेटा समझना नहीं, जरा गौर से पढ़ना है। फिक्र करो, गौर करो। गौर और फिक्र का इसीलिए कहा गया है कि आप हर चीज को पढ़ के समझो, गौर करो बात क्या कह रहा है वो। और मीनिंग है, इनवॉइस क्यों दी जाती है भाई? डिमांड कर रहे हैं पेमेंट की, आपने रिसीव करी कि आपने सेंड करी है? आपने रिसीव करी है, क्यों रिसीव करोगे? परचेज करा होगा। ठीक है। यू पे डी स्मिथ, कहाँ रिकॉर्ड होना है? कैश देन एफ, सेल्स। सेल्स डे बुक में, सेल्स रिटर्न डे बुक में। अरे ये तो मैं भूल ही रही मैंने स्टेटमेंट से भूल गया। अगला परचेज रिटर्न जो हाँ जी, ठीक है। और लास्ट वन, कैश बुक। था तो ये बच्चों वाला, लेकिन मैंने करवाया इसीलिए कि थोड़ा रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो रहा है। अब मैं ये कमेंट इसलिए नहीं करवाती हूँ 6 चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं। बच्चे आते हैं, कुछ गैप से भी आते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने एफ ए वन एफ ए टू पढ़ लिया, थोड़ा गैप आ गया, बस एफ ए वन एफ ए टू जब पढ़ा था बस यही चीजें पढ़ी। मैं भूल गया, मैंने सही नहीं पढ़ा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। भाई मुझे तो F3 सही चाहिए आपका, इसलिए मुझे आपको सब करवाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास चैप्टर वाइंड अप है, और हम करते हैं क्विक क्विज। लिस्ट 4 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन नॉर्मली शोन ऑन एन इनवॉइस। इनवॉइस को जरा रिमाइंड करें कि क्या क्या चीजें लिखी होती है, उनमें से 4 pieces चाहिए। विच ऑफ, क्या क्या लिखा हुआ होता है? डेट होती है। आप बस नोट डाउन कर लें, हम इसको चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री? सेल्स इनवॉइस, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, जर्नल। ठीक है, तो आई डेट गेस एंड टाइम एक ही होगा। आपने ऊपर एक लिस्ट पढ़ी थी, उसमें क्या क्या था जो आपको नोट याद आ रहा है, बस लिख दें। तो सेपरेट ये तो नॉर्मली क्या क्या लिखा हुआ देखते हैं आप? नैरेटिव हो गया। हम्म। इस वजह से डेट टाइम हो गया। वैल्यू हो गई अमाउंट। ठीक है। अमाउंट हो गई। हम्म, उसका पर्पस बिल्डिंग में आ गई। चल अपने पास से लिख दें, बाद में देख लेंगे हम इसका।
ठीक है, फोर्थ भी हो गया। ठीक। ये एक फॉर्मूला है, कैश स्टिल हेल्ड इन पेटी कैश। इसमें क्या इंक्लूड करेंगे कि आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाए? हम्म, अच्छा, अब अगर आप आपने स्पेंड। आपको जो आ रहा है समझ, आप लिखें फिर हम चेक करें। इनको रिवाइज करने के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि FA1 में आपके पास ये पूरा डिटेल में चैप्टर 10 चैप्टर 11 बैंक रिकंसिलिएशन है। तो जब हमारा बैंक रिकंसिलिएशन आए आप तब भी इसको रिकॉल कर लेना। अभी हमारे पास पेटी कैश आ रहा है तो रिकॉल वहां से कर लें। पूरा आपको डिटेल में, प्लस आपके पास कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको कर लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड इस तरह के फॉर्मूले, ये जैसे उन्होंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये पूरा एक फॉर्मूला है, प्लस डैश ये पूरा फॉर्मूला है, ये आपके पास नोट डाउन हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, ए 1 सॉरी, क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें होती है। इनवॉइस नंबर होता है, सेलर्स नेम एंड एड्रेस, परचेज नेम एंड एड्रेस होता है, डेट ऑफ सेल, डिस्क्रिप्शन वो आपकी नैरेटिव आ गई, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी कभार होता है, टोटल अमाउंट इंक्लूड सेल्स टैक्स, एनी स्पेशल आइटम्स अगर कुछ है तो उसके बारे में लिखा होता है कैश सेटलमेंट। ठीक है, सेकंड, सेल्स जो मैंने सेटअप किया। ए, थर्ड, सी। देन फोर्थ। कॉल्स। ठीक है, और यहाँ आएगा वाउचर पेमेंट्स, जितनी आपने पेमेंट कर दी है। फॉर एग्जांपल आपका जो इम्प्रेस अमाउंट है 1000, ठीक है, और आपके पास कितनी अमाउंट बची है कैश के तौर पे 800, तो वाउचर के थ्रू आपने पेमेंट कितनी करी होगी 200, उतना ही आप ऐड करोगे ना। अमाउंट स्पेंड लिख दिया है। अमाउंट ये एक्चुअली स्पेंड ही करे, वाउचर आपके पेमेंट्स आए। तो बहरहाल आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 11 से 15 हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक हैं, इसको हम करते हैं, मूव करते हैं इस सेक्शन की तरफ। 11 से 15, which of the following explains the impress system of operating petty cash? या आपने रीडिंग करके करना है तो अभी कर ले, मैं आपको टाइम दे देती हूँ, 10 मिनट्स का रीडिंग कर लें आप सारी। ठीक है,
Done? ठीक है। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। हम्म। कहाँ से थे? 11 से थे ना? 11 का आपने क्या लिखा? 12। 12 का भी बी है। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम अ रीइंबर्समेंट इज मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाउचर्स और पेमेंट मेड फॉर द पीरियड। इम्प्रेस सिस्टम में रीइंबर्समेंट करी जाती है, यानी जितने आपने पेमेंट कर दी है वो दोबारा से रीइंबर्स कर दिया जाए। ठीक है। 13 का भी है। 14 का? 14 का भी लिखा है। हम ये सप्लायर की स्टेटमेंट अब जो आ रही होती है, देखिए हम भी अपने कस्टमर्स को भेज रहे होते हैं, सप्लायर्स के पास से भी आ रही होती है। और जाहिर सी बात है आ रही होती है, क्यों? ताकि वो हमें बताए, हम उसके कस्टमर्स है तो हम भी तो अपने कस्टमर्स को बता रहे होते हैं। सप्लायर स्टेटमेंट भी इसलिए आती है, आपको पता रहे आपके ऊपर कितनी ड्यू अमाउंट है, हम भी अपने कस्टमर को इसी तरह बताते हैं। और सप्लायर को भी सेम इसी तरह से स्टेटमेंट जारी होती है कि भाई पता है आपकी अमाउंट इतनी ड्यू है हम पर, और इतनी आपकी रिटर्न हो गई थी तो आपने हमारे पास इतनी ड्यू है। तो आप इंडिविजुअली तमाम काम इसलिए करते हो, मैंने आपको शुरू में बताया था इंडिविजुअली काम इसलिए होता है ताकि आपके कस्टमर और सप्लायर के दोनों की अपडेट रहे कि मैंने किस किस को कितनी पेमेंट कर दी है, कितनी किसके ऊपर ड्यू है, या मेरे ऊपर किस किस की ड्यू है। भाई मैंने सप्लायर ए से कितना माल खरीदा, मेरे ऊपर अब उसकी कितनी ड्यू है। कोई इसको मैंने रिटर्न करा है, रिटर्न के बाद कितनी ड्यू है। उसने मुझे कोई डिस्काउंट ऑफर करा है, उसके ऊपर कितनी मेरे पास ड्यू है। मैंने कितनी पेमेंट कर दी है। तो ये सारी चीजें, ये कहीं मैंने किसी ओवर पेमेंट तो नहीं कर दी है। समटाइम ऐसा होता है कि ओवर पेमेंट की वजह से भी आप क्या कर देते हो, लाइबिलिटी खत्म कर देते हो। ठीक है, लाइबिलिटी को आप गलत रिकॉर्ड कर देते हो, तो यहाँ पे भी सेम इस तरह से। तो बहरहाल आपने सप्लायर की भी स्टेटमेंट देखते हैं और वहां कस्टमर्स की भी देख रहे होते हैं। क्लियर है? 15। ठीक है, यहाँ तक अपना चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। और आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसकी रीडिंग करेंगे, इसमें जितने आपने पेटी कैश से रिलेटेड कुछ आपने फॉर्मूलाज देखे हैं इसको नोट डाउन करिएगा, और जहां जहां मिस्टेक हुई है मेक श्योर करिएगा कि वो नोट डाउन करें, और आपके दिमाग में उस चीज को लेके क्या बात थी जो आपने उसको अटेम्प्ट करा और एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था, ये अपनी मिस्टेक बुक में लिखें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपकी रिपीट ना हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे।